बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि 630 से पहले के एपिसोड्स कहाँ गए। तो अब से मैं सिर्फ नए नहीं पुराने चैप्टर्स को भी साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा ताकि किसी की भी कहानी अधूरी ना रहे। ये हो क्या रहा है यहाँ? घंटी किसने बजाई? ऐसे बर्ताव करते हुए मानो वो अभी अभी पहुंचे हों। वेनरेबल शी का चेहरा सख्त हो गया जब वो आगे बढ़े। जब देखा कि बाकी बुजुर्ग भी वहाँ मौजूद हैं तो उनमें से एक ने आगे आकर जुओफैन की ओर इशारा किया। वेनरेबल शी, जुओफैन के पास सेक्ट लीडर का बैज है। उसी ने घंटी बजाकर ये मीटिंग बुलाई है। अब वो चाहता है कि पूरी सेक्ट मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लिए कूच करे। क्या? वेनरेबल शी की आंखें जुओफान पर टिक गईं, फिर उस बैज पर। जुओफान ने बदले में उसे एक ठंडी नज़र दी। वो जानता था वेनरेबल शी ही असली में इनर सेक्ट का बॉस था। भले ही शिएवुयुए सेक्ट लीडर था, मगर वो भी कई बार उसकी बात काट देता था। इस बैज के दम पर भी जुओफान को असहज किया जा सकता था, मगर अगर इस बार कोई रोड़ा डालेगा तो जुओफान वेनरेबल शी को बाकी सबके लिए एक मिसाल बना देगा। उसकी आंखों में हल्का खून खराबे का प्यास झलका और बुजुर्गों की नज़रों में हंसी की हल्की परछाई थी। एक मामूली डिसाइपल बस थोड़ी सी काबिलियत लिए और सोचता है कि सेक्ट लीडर का बैज दिखाकर हमें झुका देगा। सेक्ट लीडर खुद भी वेनरेबल शी के सामने उतना बोल नहीं पाता। ये लकड़ी का टुकड़ा दिखाकर हमें डराना चाहता है। इसे लगता है इनर सेक्ट की ताकत का अंदाज़ा है इसे। दूसरी ओर वेनरेबल शी और लेबर ऑफिस के एल्डर्स पूरे नफ़े नुकसान का हिसाब लगा रहे थे। अगर जुओफान सीधा वेनरेबल शी से टकरा रहा है तो वो उसका साथ देंगे। जुओफान का हुक्म भले ही दिखने में साधारण था, मगर उसके मायने गहरे थे और उसके पास सेक्ट लीडर का बैज था। वो खुद लेबर ऑफिस का प्रतिनिधि था। शक्ति की लड़ाई हो या पंथों की भिड़ंत, अंत में समर्थन उसी को मिलता है जिसकी राह तुम्हारे लक्ष्य से मिलती है। जुओफान ही लेबर ऑफिस की रीढ़ था। चाहे उसका आदेश कितना भी पागलपन भरा लगे, वो उसका साथ देंगे। मेन हॉल अब दो हिस्सों में बांट चुका था। दो गुट आमने सामने खड़े थे, मानो युद्ध की कगार पर। मगर उसी वक़्त वेनरेबल शी ने ऐसा कुछ किया जिससे सब स्तब्ध रह गए। वो जुओफान उफ बैज के आगे झुके और गंभीर स्वर में बोले, ग्रीटिंग्स सेक्ट लीडर, मैं तुम्हारे आदेश का पालन करूंगा। वेनरेबल शी, उसके गुट के लोग हक्के बक्के रह गए। लेबर ऑफिस के लोग भी उतने ही चौंके। ये क्या हो गया? जो वेनरेबल शी हमेशा सेक्ट लीडर से भिड़ते थे, वो इतनी आसानी से मान गए। क्या जुओफान की ऑरा इतनी भारी थी? हर कोई अब दुविधा में था। वेनरेबल शी ने उनकी ओर घूरते हुए डांट लगाई, मूर्खता मत करो। जुओफान के पास सेक्ट लीडर का बैज है और इसका मतलब है कि इस वक्त इसकी बात ही सबसे ऊपर है। तुम लोग उसका आदेश कैसे टाल सकते हो? हम नहीं टालेंगे। सभी ने सिर झुका लिया। जुओफान और वेनरेबल शी का गुट अब भी संदेह में था। क्या ये आज उल्टे पैर उठे हैं? बाकी सबकी उलझी हुई निगाहों को अनदेखा करते हुए वेनरेबल शी मुस्कुराए। हाँ 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 हाँ, अगर ये सेक्ट लीडर की इच्छा है तो हमें माननी ही होगी। बस एक बात है स्टुअर्ट जुओ, क्या मैं कुछ इनर सेक्ट एल्डर्स और डिसाइपल्स को सेक्ट की सुरक्षा के लिए यहीं छोड़ सकता हूँ? जुओफान ने उसकी आंखों में झांका और फिर सिर हिलाया। असल में उसे उनकी ज़रूरत भी नहीं थी। वो तो लेबर ऑफिस के लोगों को ही ले जाना चाहता था, वरना वो बीच में रुकावट बन सकते थे। फिर भी वेनरेबल शी का बर्ताव अजीब था, बहुत अजीब। आखिर ये मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? जुओफान ने माथा सिकोड़ते हुए उस लोमड़ी जैसे आदमी की आंखों में झांका, फिर चुपचाप छोड़ दिया। अब वक्त ज़्यादा बर्बाद नहीं किया जा सकता था। ठीक है, वेनरेबल शी की बात मानते हैं। इनर सेक्ट के एल्डर्स और वेनरेबल्स यहीं रुकेंगे। बाकी सभी लेबर ऑफिस के लोग मेरे साथ। जुओफान की आवाज़ गूंजी। सभी ने सिर झुकाकर आज्ञा मानी। वेनरेबल शी का गुट अब भी थोड़ा उलझा था, मगर जुओफान के साथ खड़ा रहना ही फायदे में था। जब वेनरेबल शी ही नहीं टकराए तो हमें भी क्या ज़रूरत। और फिर जुओफान बुजुर्गों के उस गुट को लेकर मेन हॉल से बाहर निकल गया, एक भारी रवानगी के साथ। पूरी डीमन स्कीमिंग सेक्ट में खलबली मच गई। डिसाइपल्स झुंड में इकट्ठा होने लगे। वेनरेबल शी पीछे खड़ा एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ देख रहा था। बगल का एक एल्डर फुसफुसाया, वेनरेबल शी, आपने इतनी बड़ी कार्रवाई की इजाज़त क्यों दी? इच्छोपा
वेनरेबल शी ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए हंसी में कहा, क्योंकि ये इतनी बड़ी है इसलिए उसे करने देना चाहिए। मैं उसे बिना हलचल किए नहीं जाने दूंगा। हाँ हाँ हाँ। उसकी आंखें चमक उठीं। सिर्फ इस लड़के से छुटकारा पाना काफ़ी नहीं होगा, पूरी एलिट लेबर ऑफिस को जड़ से मिटाना पड़ेगा, वरना ये फिर से उगाएंगे और हमें पछताना पड़ेगा। अब जब वो खुद ही इस राह पर चल पड़ा है तो क्यों न उसे उसकी ही योजना से नष्ट होने दे। बाकी एल्डर्स का चेहरा सख्त हो गया। सिर्फ ग्रैंड एल्डर ही उस योजना की गंभीरता को समझ पाए और धीरे से सिर हिलाया। इस बार तो इस लड़के ने हद कर दी। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स ने आदेश पाते ही अपनी तैयारी शुरू कर दी। कुई गैंग और यूएहर सबसे आगे थे क्योंकि वो जुओफान के सबसे करीब थे। कुछ ही समय में दसियों हजार डिसाइपल्स इकट्ठा हो चुके थे। जुओफान ने एक बार चारों ओर नज़र डाली, फिर सबके साथ कूच किया। पूरी डीमन स्कीमिंग सेक्ट अब लगभग खाली थी। बस 100 एल्डर्स को छोड़कर बाकी सभी रवाना हो चुके थे। 2 हफ्ते बाद कुई गैंग और लड़कियां चुपचाप खड़ी थीं, जुओफान की खबर का इंतज़ार कर रही थीं। 1 और महीना निकल गया था और अब उनके दिलों में चू चिंग चेंग और बाकी की चिंता भर गई थी। रंबल, आसमान में काले बादल छा गए, गड़गड़ाहट गूंजी, हर दिशा से अंधकार उमड़ने लगा। और वो बादल बादल नहीं, इंसानों का समुंदर था जो सीधा उनकी ओर बढ़ रहा था। सबसे आगे कौन था? जुओफान। कुईलांग की चीख निकली, हे भगवान, स्टीवर्ट जुओ पूरी सेक्ट को ले आया। ये सब लोग सिर्फ हमारी लड़कियों को बचाने आए हैं। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स हैरान थे। जुओफान की इस सेक्ट में औकात कितनी है? सेक्ट लीडर भी सिर्फ उसके कहने पर मिस्टिकल हेवन सेक्ट से टकराने को तैयार है। बाकी दोनों लड़कियों की आंखों में चमक आ गई। पश्चिमी धरती पर ऐसा सिर्फ एक ही आदमी कर सकता था, जुओफान, जिसके एक इशारे पर हजारों कदम उठते हैं। ऐसा नहीं था कि दूसरों में ताकत की कमी थी, बस कोई इतना पागल नहीं था कि सिर्फ एक लड़की के लिए एक पूरी सेक्ट से टकरा जाए, सिवाय जुओफान के। हुश! जुओफान सबसे आगे उतर रहा था। पीछे से कुईलांग का ग्रुप दौड़ता हुआ आया, चेहरा कृतज्ञता से भरा हुआ। स्टीवर्ट जुओ, आपका नाम तो इस कदर गूंज रहा है कि सेक्ट लीडर ने इतनी बड़ी फौज दे दी। सच कहें तो आपके जैसे किसी के पीछे चलना गर्व की बात है। मगर जुओफान ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। धीरे बोलो, ये सब जिए वुयुए की मेहरबानी नहीं है। अच्छा हुआ वो सेक्ट से बाहर था, तभी मैं इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लाने में सफल हो पाया। क्या? कुईलांग का पूरा सिर जैसे सुन्न हो गया। और सुनो, जुओफान ने धीमी आवाज में कहा, इन लोगों को अभी तक ये तक नहीं पता कि मैं इन्हें क्यों लाया हूँ, इसीलिए ज़रा भी मुंह मत खोलना, समझाना मेरा काम है। वो चारों को देखकर हल्की सी मुस्कान हंसी, मगर उन सब के चेहरे पर डर और हैरानी की लकीरें थीं। कुईलांग तो पूरे जिस्म में कांप रहा था। स्टीवर्ट जुओ, आपने इन्हें बताया तक नहीं कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। अगर इन्हें पता चल गया कि हम बस अपनी अपनी लड़कियों को बचाने आए हैं, तो क्या ये हम पर पलटकर हमला नहीं करेंगे? उसका मन हुआ रो दे। वो देखो, मेरा खुद का मास्टर भी उस लाइन में खड़ा है। हान च्यानिंग से उसका जुड़ाव उसके मास्टर को बिल्कुल पसंद नहीं था। अब वो सोच रहा था, जब मास्टर को पता चलेगा कि मैं यहाँ सिर्फ उसे बचाने आया हूँ, तो उसके गुस्से का क्या होगा। जुओफान ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, उसे बचाना चाहते हो? हाँ। कुईलांग की आवाज़ भारी थी। कितनी शिद्दत से? अपनी रग रग से, अपने वजूद की हर सांस से। जुओफान ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। तो फिर सब मुझे सौंप दो। उसकी आंखों में चमक थी, वो समझ से परे, गहरी और योजनाओं से भरी। फिर जुओफान एल्डर्स की ओर मुड़ा और अपनी महाआत्मा जैसी ऑरा को खुलकर छोड़ दिया। एक पल के लिए सबका दम घुट गया। कुईलांग की आंखें जैसे खुल गईं। वो अब समझ गया कि जुओफान बाकी सबसे अलग है। जहां बाकी एल्डर्स और वेनरेबल्स अभी भी असमंजस में थे, चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे थे, वहीं जुओफान ने एक डिसाइपल होते हुए भी उन्हें लीड किया, उन्हें लाया और अब उन्हें अपनी चाल में बुन रहा था।
जुओफान सिर्फ शक्ति नहीं था, वो संकल्प था, वो पागलपन था, वो आग थी जो अगर तुम्हारे लिए जले तो सब कुछ जला सकती है। खां खां, गला साफ करते हुए जुओफान ने एल्डर्स और वेनरेबल्स की ओर देखा। उसका चेहरा पूरी तरह गंभीर और सख्त था, आवाज में कोई मजाक नहीं। सभी लोग ध्यान दें, हम यहीं रुकेंगे। मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि हम मिस्टिकल हेवन सेक्ट क्यों जा रहे हैं। सब तैयार हो जाओ, हर हाल में लड़ाई के लिए। वो सब उसे देख रहे थे। चेहरे पर उलझन और बेचैनी साफ थी। वैसे ही उन्हें हैरानी थी कि जुओफान जैसे डिसाइपल के कहने पर पूरी सेक्ट की ताकत कैसे बाहर निकल आई, और अब उसके चेहरे पर इतनी कड़ी गंभीरता। ज़रूर बात कुछ बड़ी है और बहुत अंदर तक जाती है। जुओफान ने आंखें सिकोड़कर गरजते हुए कहा, हम मिस्टिकल हेवन सेक्ट जा रहे हैं, हमला करने। क्या? सारे एल्डर्स जैसे उछल पड़े। उनके चेहरे पर डिसबिलीफ था। ये बात हजम करना मुश्किल था। वेनरेबल बाई तक बोल पड़ा, स्टीवर्ट जुओ, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। 9 पंथों के बीच की तकरारें तो मामूली होती हैं, मगर बिना ठोस वजह के किसी सेक्ट पर हमला करना, ये तो अपराध है। डबल ड्रैगन मैनर ज़रूर इसमें दखल देगा और हम पर सज़ा गिर सकती है, और ये सज़ा कोई भी नहीं झेल सकता, यहाँ तक कि सेक्ट लीडर भी नहीं। जुओफान ने नाक खुजाई। वजह? अगर मैं कहता कि हम लड़कियों को बचाने आए हैं तो कौन अपनी जान जोखिम में डालता? वेनरेबल ची ने भी चिंतित स्वर में पूछा। स्टीवर्ट जुओ, क्या ये वाकई सेक्ट लीडर की मर्जी है? उसकी नज़र धीरे से क्विलांग पर पड़ी और कुछ समझ गया। अगर सेक्ट लीडर के पास कोई ठोस कारण नहीं है तो हमें अभी लौट जाना चाहिए। अभी भी वक़्त है। अगर हम आगे बढ़े तो इसका बोझ हम में से कोई नहीं उठा पाएगा। वेनरेबल ची ने जुओफान को गंभीरता से देखा, मानो उसे समझा रहा हो। सिर्फ एक लड़की के लिए इतना पागलपन? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वापस चलो। भूल जाओ जो कुछ हुआ, वरना सब कुछ खो बैठोगे। उसने जुओफान की मंशा को जाहिर नहीं किया। इज्जत की एक बड़ी मिसाल। मगर क्या जुओफान इतनी आसानी से पीछे हटने वाला था? जुओफान ने एक गहरी सांस लेकर गुर्राते हुए कहा, तुम जानते हो कि मैंने सेक्ट में रहते हुए वजह क्यों नहीं बताई थी? क्योंकि मुझे डर था कि वेनरेबल शी अपनी चालाकी से मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर हमला रुकवा देगा। क्योंकि अगर वो ये लड़ाई हार गए तो सब कुछ खो देंगे। मगर हम तो कुछ भी लेकर नहीं आए थे। हमें सब कुछ जीतना है, और वो जीत अब में नहीं होती, वो बाद में मिलती है। उसकी बातों से सब झंझना उठे। लेबर ऑफिस के डिसाइपल्स में तो आवाज़ें गूंजने लगीं। डबल ड्रैगन गैदरिंग में बहुत कुछ हुआ, मगर मैंने तीनों वेनरेबल्स को रोका कि वो वहाँ की बातें जाहिर न करें, क्योंकि मुझे डर था कि तुम सब जल्दबाजी में फैसला ले लोगे। जुओफान ने एक गहरी उदासी के साथ आगे कहा, असल में हम और भी ऊंचा पहुंच सकते थे, मगर मिस्टिकल हेवन सेक्ट की चालों ने हमें एक एक करके तोड़ दिया और सुपीरियर 3 सेक्ट बनने का सपना छीन लिया। क्या वाकई ऐसा हुआ था? बुजुर्ग एक दूसरे से गुस्से में फुसफुसाने लगे। जुओफान ने फींड यांग की ओर इशारा किया और गरजा, वेनरेबल फींड यांग, क्या ऐसा नहीं हुआ? हाँ हाँ। फींड यांग घबराकर सिर हिलाने लगा। जुओफान ने पहले ही इनसे कहा था कि गैदरिंग की अच्छी बातें ही रिपोर्ट करनी हैं, मगर अब वो उन्हीं बातों को वजह बनाकर अपनी योजना चला रहा था। चू चिंग चिंग को बचाने के लिए वो कोई भी बहाना, कोई भी कहानी घड़ सकता था। फींड यांग को इसका अंदाज़ा नहीं था, तो उसने बस हामी भर दी। जुओफान की आंखों में घना अंधेरा भर आया। जब सेक्ट लीडर को ये सब पता चला तो वो भी आगबूला हो गया। मिस्टिकल हेवन सेक्ट एक लोअर 3 सेक्ट है, जैसे हम पहले थे। अब जब हम मिडिल 3 बनने के कगार पर हैं तो क्या हम उनकी ये बेइज्जती बर्दाश्त करेंगे? इसलिए सेक्ट लीडर ने 1 महीने पहले ही मुझे भेज दिया, ताकि हम भी जवाब दे सकें, ताकि हमारी सेक्टी की ताकत को सब जाने। अब डिसाइपल्स की आंखों में जुओफान के लिए इज्जत बढ़ गई थी। वो सेक्युलर वर्ल्ड नहीं गया था,
वो तो सेक्ट लीडर के आदेश पर वहाँ गया था, मगर जुओ फान की आवाज़ में अब एक और मोड़ आया। लेकिन जैसे ही मैं मिस्टिकल हेवन सेक्ट पहुँचा तो पता चला वहाँ कुछ बड़ा पक रहा है। उसकी आंखें चमक उठीं। वो लोग हेवन ट्रेलिंग सेक्ट से हाथ मिला रहे हैं। इससे उनकी ताकत मिडल 3 से ऊपर पहुँच जाएगी और वो हमें चुपचाप दबा देंगे। मैं ये खबर लेकर वापस भागा और रास्ते में 2 एल्डर्स मुझे मारने तक आए, मगर मैंने उन्हें वहीं ख़त्म कर दिया। क्या? पूरी सेना गुस्से से कांप उठी। अब सबकी आंखों में आग थी। गैदरिंग की साजिश छोड़ो, अब तो हमारे ही आदमी को मारने आए थे। क्या ये मिस्टिकल हेवन सेक्ट पागल हो गई है? जुओफान ने सबके गुस्से को देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुराया। जब सेक्ट लीडर को ये सब पता चला तो वो खुद उन्हें सबक सिखाना चाहता था, मगर वो इस समय कई एम्पायर्स से बातचीत में उलझा है। अगर हम इन 2 सेक्ट्स से पीछे हटे तो पूरी डीमन स्कीमिंग सेक्ट की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए सेक्ट लीडर ने मुझे अपना बैज दिया और सारा अधिकार भी। भले ही डबल ड्रैगन मैनर हमें दंड दे, मगर नाम बचाना ज़रूरी है। हम अब मिडिल 3 सेक्ट हैं। लोअर 3 जैसी सेक्ट हमसे खेलने की हिम्मत कैसे कर सकती है? अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं 2000 सेक्रेड स्टोन्स भी वापस कर दूंगा, मगर हमारे नाम पर कोई दाग नहीं लगने दूंगा। स्टीवर्ट जो की बातों में वाकई इज्जत है। अगर वो लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं? चलो सबक सिखाते हैं। भीड़ में जोश की लहर दौड़ गई। हर एल्डर, हर डिसाइपल अब मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर चढ़ाई करने को तैयार था। कुइलांग तो पूरी तरह हैरान था। स्टीवर्ट जो की एक कहानी ने पूरी सेक्ट के एल्डर्स को लड़ने के लिए पागल कर दिया। अब तो अगर सेक्ट लीडर खुद भी आ जाए तो भी कोई पीछे नहीं हटेगा। इतने शातिर बुजुर्ग लोग जुओफान की बातों में कैसे फंस गए? क्योंकि जुओफान ने उनकी मनोविज्ञान पर हमला किया था। लड़ने की लोभ, मिस्टिकल हेवन सेक्ट को लूटने का मौका, लड़ाई की वजह, सेक्ट लीडर का आदेश, बलि का बकरा, खुद जुओफान और एक साझा दुश्मन मिस्टिकल हेवन सेक्ट। हर इमोशन को सही जगह छेड़ा गया था। अब सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा जुओफान चाहता था। हर एल्डर उसके साथ था, भले ही थोड़ा बहुत शक बाकी हो, मगर अब कोई पीछे नहीं हटेगा। अब बस एक काम बाकी था, लड़ाई और अपनी लड़कियों को वापस लाना। जुओफान ने एक गहरी सांस छोड़ी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। डानर हक्का बक्का रह गई। ये आदमी जो बस ऊंची ऊंची हाँकता है, उसने वाकई सबको किसी को बचाने के लिए तैयार कर लिया। वेनरेबल ची ने हंसी दबाते हुए सिर हिलाया। अगर मुझे पहले से कुछ पता न होता तो शायद मैं भी उसकी बातों पर यकीन कर लेता। हाँ। फींड यांग की भौहें सिकुड़ गईं। वो बैज तो डबल ड्रैगन गैदरिंग में लीडरशिप के लिए दिया गया था ना। अब ये मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर हमले का सबूत कैसे बन गया? वो उलझा हुआ था। गैदरिंग में गए डिसाइपल्स को भी जो फैन की शानदार स्पीच में कई झोल दिख रहे थे, मगर फिर भी वो जो फैन के साथ थे। अब जो पहले तक उलझन में थे, डीमन स्कीमिंग सेक्ट के वो सारे डिसाइपल्स अब एक ही भावना में बन चुके थे, खून बहाने की। अब बस मिस्टिकल हेवन सेक्ट तक पहुंचना बाकी था। वेनरेबल ची को समझ आ गया कि जो फैन को अब रोका नहीं जा सकता, तो उसने एक ज़रूरी बात उठाई। स्टीवर्ट जो, मिस्टिकल हेवन सेक्ट का आकार हमसे ज़्यादा नहीं है, मगर हम उन्हें उनकी ही टेरिटरी में अटैक करने जा रहे हैं और उनके पास डिफेंसिव अरेज होंगे। वहाँ जाकर उन्हें हराना आसान नहीं होगा। पूरी भीड़ अचानक चुप हो गई। सबके चेहरे गंभीर हो गए, माथे पर बल पड़ गया। सही कह रहा है। जुओफान की भौहों थोड़ी सी हिली, फिर उसने मुस्कुराकर पीठ मोड़ी और सामने देखा। काले बादलों का एक समूह आसमान से उतर रहा था और उसके आगे एक जाना पहचाना चेहरा। ब्रदर जुओ, हम मदद के लिए आए हैं। कौन? डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स ने ऊपर देखा। पूरा आसमान जैसे इंसानों से भर गया हो। हजारों फिगर्स हवा में उड़ते हुए जमीन की ओर आ रहे थे। सबसे आगे एक नौजवान, 20-22 की उम्र, मगर चेहरा तेज और शाही। जुओफान का चेहरा नरम पड़ गया। उसकी मुस्कान में भावुकता थी। तू बड़ा हो गया, युनहाई। लुओ युनहाई ने गूंजती आवाज में कहा। भाई के एक बुलावे पर भाई हमेशा आएंगे। जुओफान की आंखों में चमक आ गई, फिर जोर से हंसा।
हाँ हाँ हाँ, अब हमारी सेना पूरी है। मेरी दोनों सेनाएं अब मिलकर लड़ेंगी और जीत तय है। अब युद्ध नहीं, अब इतिहास रचा जाएगा। हूश। काले तूफान की तरह हजारों सिलुएट्स लुओ युनहाई के पीछे बारिश की बूंदों की तरह जमीन पर उतरने लगे। लुओ युनहाई खुद जुओफान के पास आया, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक। ब्रदर जुओ, कितने साल हो गए? आप कैसे हैं? जुओफान ने हल्की सी मुस्कान दी और उसके कंधे पर हाथ रखा। सब ठीक। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि अब तू एक सच्चा क्लैन हेड बन चुका है। लुओ क्लैन को अब तू सही से संभाल रहा है। लुओ युनहाई ने विनम्रता से सिर झटक दिया। ये सब आपके दिए हुए रास्ते की वजह से है ब्रदर जुओ। तीनों स्टीवर्ड्स सभी मामलों को संभालते हैं, तो क्लैन हेड होने के बावजूद मेरे लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। जुओ फान खिलखिलाया। सच्चा क्लैन हेड वो होता है जो लोगों को मैनेज करना जानता है, खुद सब कुछ करने वाला नहीं। और वो तीन तियान्यू के सबसे बुद्धिमान कहे जाते हैं। यूं ही नहीं, उनके साथ होने से मुझे कभी चिंता नहीं रही। मगर लुओ युनहाई की आंखों में कुछ अधूरा था। पर बिग ब्रदर जुओ, मैं हमेशा यही चाहता था कि आप वापस लौटें। ग्रैंड स्टीवर्ड की कुर्सी अब तक खाली है। स्टीवर्ड जूगे ने तक उसे नहीं छुआ। बाकी दो जगह आपने सेट कर दी थी। अब आप कब लौटेंगे? जुओ फान ने हंसते हुए उसकी ओर देखा। क्या वापसी पर फिर से स्टीवर्ड बनूंगा? अभी तो मैं रैंक्स में ऊपर उड़ रहा हूँ, नीचे उतरने की जल्दी नहीं है। लुओ युनहाई ने एक बार फिर पलकें झपकाईं, फिर शरारत से मुस्कराया। हे, एक और कुर्सी भी खाली है, मेरी बहन का पति बनने की। चोफान ने तुरंत सिर हिलाया। उफ, रहने दे भाई, स्टीवर्ड ही ठीक है। मेरी पहले से एक पत्नी है, मैं तो सिर्फ उसे बचाने के लिए मदद मांगने आया हूँ, फिर लौट जाऊंगा। सच? लुओ युनहाई की आंखें चमक उठीं। तभी एक भारी आवाज़ गूंजी। स्टीवर्ड जुओ, आप वाकई लौट रहे हैं? हम तो कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। जुओ फान ने ऊपर देखा और देखा, वो चेहरा उसे भुला नहीं था। उसका पहला और सबसे भरोसेमंद सहायक ली जिंग तियान, वो अब इथेरियल स्टेज के 6th लेयर में पहुंच चुका था। उसकी ग्रैंड ऑरा इतनी भारी थी कि आसपास के कमज़ोर कल्टीवेटर्स पीछे हट गए। उसके साथ थे छियू यानहाई, चुए चिंगजियान, वो दो सेजेस और दर्जनों और कल्टीवेटर्स, सभी इथेरियल स्टेज के। जुओफान ने हाथ जोड़कर कहा, एल्डर ली, सभी साथियों, बहुत वक्त हो गया। इस मदद के लिए मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। वो सभी एक साथ सिर झुकाकर बोले, स्टीवर्ड जुओ, ये हमारा कर्तव्य है। जुओफान ने फिर से हाथ जोड़ते हुए गरज कर कहा, तो चलो मिस्टिकल हेवन सेक्ट की ओर कूच करें। आखिरी दम तक साथ। लुओ क्लैन के सारे लोग हवा में उठ गए। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स ये सब देखकर स्तब्ध रह गए। बस इतने लोग, 40 इथीरियल स्टेज के कल्टीवेटर्स, और फिर भी बिना एक सवाल किए जुओफान के कहने पर जान देने को तैयार। हम तो अब तक शक कर रहे थे और ये लोग तो बस उसके एक इशारे पर दौड़ पड़े। उनकी नज़रें जुओफान के चेहरे पर जाकर अटक गईं। वो चेहरा अब उन्हें किसी डिसाइपल का नहीं, एक जनरल का लगा। अब समझ आया स्टीवर्ड जुओ ने डीमन स्कीमिंग सेक्ट को क्यों छोड़ा था। उसका असली घर यही लुओ क्लैन था। और सच कहें, ये परिवार उस कीमत के लायक था। फींड यांग और वेनरेबल ची ने गहरी सांस छोड़ी। डैड, एक बच्चे की आवाज़ हवा में गूंजी। सबने ऊपर देखा। एक लाल चमकती रोशनी के बीच एक 7 साल का बच्चा आसमान से नीचे गिरा, मगर गिरते नहीं, उड़ते हुए, और उसकी ऑरा इथीरियल स्टेज की थी। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के सारे एल्डर्स सन्न रह गए। एक बच्चा, और वो भी इस रेल्म में? ये क्या पागलपन है? मगर जुओ फान और लुओ क्लैन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि ये कोई आम बच्चा नहीं था। तियान्यू का नंबर 1 फ्रीक, इनविंसिबल स्कैम्प, गू सन टोंग। जुओ फान तो उसके सामने दूसरे नंबर पर आता था। गू सन टोंग सीधे उड़कर जुओ फान की गोद में आ गिरा। डैड, आप सोच रहे थे
मैं नहीं आऊँगा। ओल्ड मैन अगर रोकता भी तो मैं चुपचाप स्नीक कर जाता। वो गले में लिपट गया और जोर से हंसने लगा। जोफान की आंखों में भी नरमी और स्नेह था। तू आ ही गया, मुझे लगा वो तुझे रोकेगा। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के एल्डर्स फिर से सन्न। जोफान जैसा फ्रीक और उसका बेटा इससे भी ज्यादा फ्रीक। पूरे खानदान में कोई नॉर्मल है भी या नहीं? तभी गू सांटोंग ने सेजस की ओर देखा और भौं चढ़ा दी। अरे, तुम दोनों अब तक मरे नहीं? पिछली बार तुमने मुझे बहुत टाइट ट्रैप में फंसाया था। अब भी मुंह उठाकर सामने आ रहे हो? आ जाओ, मैं अभी के अभी तुम दोनों को ऊपर भेज देता हूँ। वो जोफान की गोद से कूदने ही वाला था, मगर जोफान ने उसे पकड़ लिया। यंग सनजी, ये अब हमारे साथ हैं। मैंने इन्हें सबक भी सिखाया था तेरे लिए। अब सब पुरानी बात हो गई है। गुसांतोंग ने आंखें सिकोड़कर जुओफान की ओर देखा, फिर लंबी चुप्पी के बाद बोला, चलो स्मार्ट हो, वरना ये दोनों अब तक जिंदा न होते। उसने अपनी नन्ही सी मुट्ठी उन पर तान दी। सेजस ने लंबी सांस ली। ये बच्चा, ये तो अपने बाप से भी ज्यादा अनियंत्रित है। नहीं नहीं, ये उससे भी बदतर है। और यूं, जुओफान की पारिवारिक सेना अब डीमन स्कीमिंग सेक्ट की ताकत से भी कहीं ज्यादा भयानक हो चुकी थी। इतनी बातें काफी हो गईं। जुओफान की आवाज गहराई से गूंजी। अब बताओ, मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर हमला कैसे करेंगे? उसकी मुस्कान गायब थी, चेहरा सख्त और गंभीर। युनहाई, कितने लोग लाए हो? लो युनहाई ने झुककर हाथ जोड़े। तियान्यू के 4 टाइगर्स बॉर्डर पर हैं। एल्डरियन एल्केमी का जिम्मा संभाल रहे हैं और तीनों स्टीवर्ड्स अंदरूनी मामलों को देख रहे हैं। उनके अलावा लुओ अलायंस की पूरी ताकत यहाँ मौजूद है। हमारे पास हैं 50 इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स, 5000 रेडियंट स्टेज कल्टीवेटर्स और 1 लाख की फ्लाइंग टाइगर आर्मी। ये कोई मामूली क्लैन नहीं है। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के सारे एल्डर एक दूसरे को देख चौंक गए। तियान्यू का ये लड़का वाकई कमाल का एजेंट निकला। जोफान की आंखें चमक उठीं। अच्छा, तो अब हम दोनों सेनाओं की कमजोरियों की पूर्ति करेंगे और अगली रणनीति होगी उनकी होम ग्राउंड एडवांटेज को तोड़ना। उसने दोनों सेनाओं को पास बुलाया और सभी की नजरें चुपचाप उसके चेहरे पर टिक गईं, एकदम जनरल की तरह, गंभीर, सजग, निर्णायक। 2 महीने बाद, मिस्टिकल हेवन सेक्ट, गहरा अंधेरा। लोहे का एक भारी दरवाजा चरमराता हुआ खुला। सामने एक चेहरा, वोशी, मगर पहनावा राजा जैसा, शुआन शाओयू। उस अंधेरी कोठरी में 3 स्त्रियां थीं, चू चिंगचेंग, शुई रोहुआ और एक 30 की उम्र की सौम्य महिला। मुलायम त्वचा, काले तीखे भौं और संजीदगी से भरी आंखें। हान च्यानिंग। भले ही चेहरा पीला था, मगर उसकी गरिमा जरा भी नहीं घटी थी। शुआन शाओयू का चेहरा जहरीली मुस्कान से भरा था। सीनियर सिस्टर चियानयिंग, क्या वाकई ये ज़रूरी था? उसकी आवाज़ में ताना था। 20 साल हो गए, मगर तुम आज भी वही हो। तुम अनमैरिड हो और मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तो आखिर क्यों तमाशा बना रही हो? हान च्यानिंग ने उसकी ओर देखा, ठंडी, कठोर नज़र से। शाओयू, मैंने तुम्हें बड़े होते देखा और हमेशा सोचा तुम अपने पिता से अलग निकलोगे, मगर मैं गलत थी। तुम्हारे अंदर के राक्षस तुम्हारे पिता से भी ज्यादा घिनौने हैं। पिता? शुआन शाओयू ने गुस्से से सांस छोड़ी। वो सेक्ट लीडर तुम्हारा मास्टर नहीं है क्या? तुम्हारी बातों से लगता है जैसे अब तुम उसे वैसे नहीं मानती। फिर उसकी नज़र मुड़ी चुचिंगचंग की बेजोड़ सुंदरता की ओर, आंखों में प्यास, दिल में पागलपन। मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब प्यार के लिए है। 6 महीने से ज्यादा बीत गए, वो अब तक नहीं आया। अब तुम अपनी शर्त निभाओ, जूनियर सिस्टर चिंगचिंग। डरो मत, मैं रिस्ट्रेंट जानता हूँ। मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। चू चिंगचिंग की भौहें तनी और उसकी आवाज़ ठंडी थी। वो आएगा, उसने कहा था 6 महीने में आएगा, तो वो ज़रूर आएगा। अगर नहीं आया तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने रोका, मगर मैं तब तक इंतज़ार करूँगी जब तक वो मेरी आंखों के सामने ना आ जाए। एक डिमोनिक कल्टीवेटर राइचस सेक्ट में घुसेगा? शुआन शाओयू हंसा।
डीमन? हान च्यानिंग ने हंसी में तंज डाला। असल डीमन कौन है ये देखने की ज़रूरत है। शुन शाओयू के चेहरे पर मरोड़ आ गया। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं, मगर उसने खुद को रोका। तभी धड़ाम, एक डिसाइपल भागता हुआ आया, घबराया हुआ। यंग मास्टर, सेक्ट के बाहर कोई है, वो कह रहा है वो जुओ फान है, डीमन स्कीमिंग सेक्ट से। सन्नाटा। शुन शाओयू के चेहरे से रंग उड़ गया। हान च्यानिंग की आंखें भर आईं। चू चिंग चेंग के होंठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। मैंने कहा था वो ज़रूर आएगा।